बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपने पढ़ लिया कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है उसमें बॉडी के अंदर जो स्किन और एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एंट्रेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी, बट somehow if they gain entry into the body एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच हो जाए और स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो देन दे कैन एंटर इन द बॉडी। अब वहाँ पर इनका इस्तकबाल करने के लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज देयर। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ killer cells which can be phagocytic or natural killer cells, cytotoxic T cells. They may have additionally complementary or protective proteins, inflammation response and fever. ठीक है जी। तो these four types of responses are there if somehow microbes or pathogenic organisms gains entry in the body. अब जो killer cells हैं आपके पास, these killer cells can be phagocytic cells or these can be natural killer cells. Phagocytic cells कौन से हैं? नाम से जाहिर है, they are involved in engulfing of the पैथोजेंस। ये पैथोजेंस को इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसमें मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स आर द टू टाइप्स ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। नाउ फर्स्ट वन इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या हैं? दे हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम मोनोसाइट्स। दीज आर द सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। ये ब्लड के अंदर रहते हैं। बोन मैरो से बनने के बाद ये ब्लड में 10 to 20 आवर्स ब्लड में रहते हैं। देन दे एंटर इनटू द टिश्यूज, और ख़ास तौर पे कहाँ पे? लंग्स के अंदर, लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड लिम्फ नोड्स वगैरह तक ये पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके दे बिकम एनलार्ज एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस। सो इनिशियली दे वर मोनोसाइट्स बट आफ्टर एंटरिंग इनटू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दे बिकम मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये काम कैसे करते हैं? इनका काम होता है फैगोसाइटिक एक्शन। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दे कैन एंगल्फ बैक्टीरिया जस्ट लाइक अ लार्ज अमीबा। ये इसको फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए से इंगल्फ कर लेते हैं। अब इंगल्फ जब करेंगे तो उसके ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम डालेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम के जरिए से उसको चॉप अप कर देंगे एंड दे डिस्ट्रॉय देम। दिस इंगल्फमेंट प्रोसेस जस्ट लाइक अमीबा, बट ड्यूरिंग फैगोसाइटिक एक्शन जो बैक्टीरिया उसके सेल सरफेस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स यानी एंटीजेंस को ये डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं अपने सेल की सरफेस के ऊपर। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बाकी बैक्टीरिया को तो उन्होंने डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बट उनकी एंटीजेंस को अपने ऊपर सजा लेते हैं, ठीक है। दे डिस्प्ले दीज antigens on their surface so that they can inform other cells about these pathogenic organisms. तो ये हेल्प करते हैं। मैक्रोफेजेस आर आल्सो हेल्पिंग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है जी। ये इनको हेल्प आउट करेंगे पहचानने में इन पैथोजेंस के, ताकि स्पेसिफिक या अडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनके खिलाफ एक्शन ले सके। तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी इन्वॉल्व है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी मैक्रोफेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे मे आल्सो सिक्रीट सम प्रोटीन्स, यानी फैगोसाइटिक एक्शन से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, सरफेस पे इनके एंटीजेंस को सजा लिया, डिस्प्ले कर दिया, एंड अपार्ट फ्रॉम देम दे आल्सो रिलीज सम प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 1, ये जो होंगे ये इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज करेंगे। जो मैक्रोफेजेस हैं ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, उनमें से इंटरल्यूकिन 1 जो होती है इसका रोल क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है जी। इसने इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो प्रोटीन्स बनाई उनमें से कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टिमुलेट करती हैं। कुछ इंटरल्यूकिन 1 जो होते हैं ये जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, और कुछ प्रोटीन जो होती हैं मजीद मोनोसाइट्स जो होते हैं उनको मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करती हैं। सो ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं दे आर नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया बट दे आल्सो डिस्प्लेइंग देयर एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस and they're releasing some proteins. These proteins can increase body temperature, they can stimulate third line of defense, and they can increase number of macrophages which will combat these bacteria. So they have important role. Macrophages का बड़ा important role होता है इसके अंदर। अब उसके बाद दूसरे जो है न्यूट्रोफिल्स, यानी फैगोसाइटिक सेल्स में दूसरी टाइप जो है वो आपके पास क्या है? दीज आर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये हैं तो WBCs, वाइट ब्लड सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, लेकिन ये ब्लड के अंदर पेट्रोलिंग करते रहते हैं एंड दे कैन इजीली सीप इनटू द टिश्यूज व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड। ब्लड के अंदर ये हर वक्त घूमते रहते हैं एंड द साइट ऑफ
जो एंट्रेंस है या इन्फेक्शन है वहाँ पर ये फ़ौरन पहुँच जाते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं, इनकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, दे कैन ईजिली स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज़, वहाँ पर दे विल स्टार्ट देयर फैगोसाइटिक एक्शन। अब ये उसी तरह से ये भी फैगोसाइटिक हैं, तो ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करेंगे। बट इनके मुकाबले में, मैक्रोफेजेस के मुकाबले में जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड, इनकी लाइफ स्पैन जो होता है वो कम होता है और हाईली मोबाइल होते हैं ये, और फैगोसाइटिक एक्शन या मीबाइट एक्शन के जरिए से उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं होस्ट को, और इस दौरान में ये खुद, यानी एक सिंगल फैगोसाइटिक इवेंट के दौरान ये खुद भी मर जाते हैं, यानी वंस दे एनकाउंटर पैथोजन दे आल्सो बिकम डिस्ट्रॉयड, सो दे आर शॉर्ट लिव्ड। और इस दौरान में ये कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं, और इसके अलावा दे कैन आल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट करा सकते हैं। तीसरी किस्म के जो सेल्स हैं, यानी किलर सेल्स में से थर्ड टाइप जो आपके पास वो हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल जो होते हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं, ये आमतौर पे जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते, दे अटैक कैंसरस सेल्स। ये बॉडी के अपने जो कैंसर सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हो सकते हैं, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कैसे अटैक करते हैं? दे प्रोड्यूस सम प्रोटीन्स विच आर परफोरिन्स। परफोरिन्स जो होती हैं ये रिलीज करते हैं। जो परफोरिन्स जो होती हैं दे क्रिएट होल्स, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये होल्स क्रिएट करती हैं इनके अंदर। जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके अंदर ये होल क्रिएट करते हैं। उन होल्स के जरिए से कुछ एंजाइम जो होते हैं, जिनको आप ग्रेंजाइम्स कहते हैं, दे gain entry into the cells and these cells start shrinking। प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है एपोप्टोसिस, उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सेल्स का। सो आपके पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसके अंदर किलर सेल जो होते हैं, these cells can be phagocytic cells यानी मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, इनका रोल आपने देख लिया, एंड देन नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स which normally attack cancerous cells, and they are responsible for apoptosis of the cancerous cells which are somehow infected or become cancerous. So after killer cells, next is complementary proteins. These are at least 30 types of proteins which are synthesized in liver. ये liver के अंदर बनती हैं and blood के अंदर circulate करती हैं। Once they encounter foreign material, foreign particle, these proteins will activate other proteins, other complementary proteins, and these activated proteins are responsible for these three types of actions. Number one, they will stimulate phagocytes and antibodies. These phagocytic cells will destroy foreign cells, and they will activate phagocytosis of the foreign cells and clear the area as far as infection is concerned, and they also activate antibodies. Antibodies will also responsible for binding with appropriate antigens on the surface, and then macrophages will destroy them. So the activated proteins are recruiting more phagocytes and involved in activation of antibodies. Activated proteins will also cause inflammation response. This inflammation response will obviously cause swelling and redness in this particular area, and there is some kind of emergency, and they will attract and they will recruit more white blood cells or phagocytic cells in those site of infection, so that they can remove the cause of the infection or pathogens. तीसरा इनका काम क्या होता है? They will activate cell killing membrane attack complex. ठीक है जी, these will be activated and they will destroy the बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो ये एक्टिवेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं दे विल एक्टिवेट सेल किलिंग मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? परफोरिन्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि परफोरिन्स जो होती है ये बाइंड करती है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के साथ। It creates tiny hole in the membrane, cause perforation in the membrane. This perforated membrane will allow entrance or exit of cellular contents and water and salt into the cell, and cell become burst. तो इस तरीके से ये बैक्टीरियल सेल को तबाह कर देती हैं। ठीक है जी, तो these are the actions of complementary proteins. One of the protein is interferon. Interferons are the proteins which are released from the host cells. Those cells which are infected, especially virally infected cells जो होते हैं, they release interferons and they are responsible for communicating with other cells, other healthy cells. ठीक है जी, तो जो infected cell है वो ये release करता है और communicate करता है दूसरे cells को, ताकि वायरल इन्फेक्शन को कम किया जाए। कैसे कम किया जाए? These interferons actually interfere
विद वायरल रेप्लिकेशन। तो वायरल रेप्लिकेशन जब इंटरफेयर होगी इनके ज़रिए से तो वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा, वायरस लोड कम होगा। इस दौरान में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उन वायरसेस को सक्सेसफुली एलिमिनेट करने के काबिल हो जाएगा। सो इंटरफेरेंस एक्चुअली इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन, वायरस की रेप्लिकेशन के अंदर ये इंटरफेयर करते हैं और इस तरीके से ये प्रोटीन्स होती हैं, ये साइटोकाइंस जो होते हैं, these are kinds of cytokines which are responsible for decreasing the viral replication and viral load. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज होने की सूरत में, यानी ये किसी भी फिजिकल इंजरी की वजह से हो सकता है या माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या इवन किसी इंसेक्ट की बाइट की वजह से या स्क्रैच की वजह से भी वो जगह जो होती है वो रेड हो जाती है और स्वेल हो जाती है। तो टिपिकली यहाँ पर क्या होता है? हीट होती है, इन जगह गर्म हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और लॉस ऑफ फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का। दिस इन्फ्लेमेशन कैन बी लोकलाइज्ड, यानी वो उसी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे हो सकती है, या इट कैन बी सिस्टमिक, इट कैन स्प्रेड वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो इट कैन बी लोकलाइज और इट कैन बी वाइड स्प्रेड सिस्टमिक। अब वंस द टिश्यू इज डैमेज्ड, जैसे ही किसी फिजिकल इंजरी के जरिए से टिश्यू डैमेज होता है तो डैमेज टिश्यूज जो होते हैं दे रिलीज हिस्टामाइंस। हिस्टामाइंस जो होते हैं इनका काम क्या होता है? हिस्टामाइंस विल डायलेट ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, वेसो डायलेशन होगी उस पर्टिकुलर एरिया में, मोर ब्लड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दोज पर्टिकुलर एरियाज विच आर facing this injury and there is leaking of the blood vessels. Blood vessel में से मटेरियल लीक होकर interstitial fluid के अंदर आ जाएगा. That is why their size become increased. They will become swell. This particular area become swell and then blood plasma passing out. ठीक है जी, it will also cause passing out of the blood plasma. So that particular area become red, swell and it will cause pain and heat will be appear. अब इस सारे एक्शन का फायदा क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज अ बेसिकली अलर्ट, इट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन इन दोज एरियाज वेयर देयर इज अ फिजिकल डैमेज और इन्फेक्शन। इसका फायदा क्या होता है? इट विल एलिमिनेट काज ऑफ द इंजरी। दिस इन्फ्लेमेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ काज ऑफ द इंजरी, यानी वहाँ पर जो इंजरी का काज यानी जो वजह है उसको एलिमिनेट करना है। कैसे करना है? दे विल क्लियर द नेक्रोटिक एंड डैमेज सेल्स, यानी वहाँ पर जो उस इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो सेल डैमेज होके डेड हो चुके हैं, सेलुलर डेब्रिस जो है उसको रिमूव करना है। ठीक है जी, इस इन्फ्लेमेशन रिएक्शन के दौरान में वहाँ से सेलुलर डेब्रिस और डेड सेल्स रिमूव होते हैं, नेक्रोटिक सेल्स। तीसरा, it will also, this inflammation will also initiate repair mechanism, tissue repair mechanism वहाँ पर उसके बाद start हो जाएगा, which will eliminate the and fourth, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी वहाँ पर मजीद इन्फेक्शन के, यानी वो जो इंजरी हुई है, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, किसी पेन के चुभने के नतीजे में वहाँ पर सेल डैमेज हो जाते हैं, डैमेज सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन के रिलीज के बाद वहाँ पर ब्लड वेसल्स की डायलेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर जो उस नीडल के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं दे कैन काज इन्फेक्शन। तो ये इस इन्फ्लेमेशन का मकसद डैमेज सेल्स को रिमूव करना है, इन्फेक्शन के चांसेस को रोकना है, इन्फेक्शन को दूसरे एरियाज के अंदर स्प्रेड होने से रोकना है और वहाँ पर से वाइट ब्लड सेल स्क्वीज होकर वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाते हैं और वो पैथोजेंस को रिमूव करना शुरू कर देते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स इन दोज एरियाज वेयर देयर इज अ टिश्यू डैमेज आइदर ड्यू टू फिजिकल इंजरी और एनी माइक्रोबियल ड्यू टू एनी माइक्रोबियल इन्फेक्शन। Fever is also a part of second line of defense. What is fever? Fever is basically a hyperthermia. Higher than normal body temperature is called as fever or pyrexia. Pyrexia में जिस्म का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल से रेज हो जाता है। क्यों रेज होता है? ड्यू टू पायरोजेंस। तो रेज्ड और हाई बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू पायरोजेंस इज कॉल्ड एज पायरेक्सिया। अब पायरोजेंस क्या हैं? पायरोजेंस जो होते हैं दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर changing the set point of the body temperature which is obviously कहाँ पर सेट होता है? हाइपोथैलेमिक रीजन के अंदर। हाइपोथैलेमस इज द thermostat of the body which maintains body temperature at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो पायरोजेंस होते हैं
these are the chemical substances which can displace body temperature from 37 to 38, 39 so on. इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि बॉडी जो होती है वो टेम्परेचर को 37 के बजाय 38, 39 या हायर टेम्परेचर पे सेट करने की कोशिश करती है और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म और थर्मोजेनेसिस यानी हीट प्रोडक्शन के मैकेनिज्म स्विच ऑन हो जाते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी को रेज कर देते हैं। अब ये हाई टेम्परेचर होने के काज जो पायरोजेंस हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं। दे कैन बी एक्सोजेनस पायरोजेंस और दे कैन बी एंडोजेनस पायरोजेंस। एक्सोजेनस पायरोजेंस कौन से होते हैं? दीज आर द पायरोजेंस विच आर रिलीज फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन्फेक्शन के दौरान इनको रिलीज करते हैं और हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट के सेट पॉइंट को ये 37 से रेज कर देंगे। अब ये रेज करते हैं, क्यों करते हैं? वाई दे रेज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। इसकी वजह ये होती है कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो सूटेबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। तो दिस हाई टेम्परेचर फैसिलिटेट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। तो इनका मकसद ये होता है जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा के कि अपना रेट ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करें। तो दैट्स व्हाई दे release these pyrogens or exogenous pyrogens to raise body temperature। अब ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका रिस्पांस क्या होता है? ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर इसका रिस्पांस हैरत अंगेज तौर पर बॉडी भी अपने टेम्परेचर को रेज करती है। ह्यूमन बॉडी विल आल्सो फर्दर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर किन के जरिए से? एंडोजेनस पायरोजेंस के जरिए से। हमारी बॉडी के अंदर कुछ पायरोजेंस जो होते हैं वो एंडोजेनसली रिलीज होते हैं एंड दीज पायरोजेंस विल फर्दर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ये जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे उस इन्फेक्शन की सूरत में। तो इन्फेक्शन या पायरेक्सी एज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। अब ये बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हैं? एंडोजेनस पायरोजेंस क्यों बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं? यानी वाइट ब्लड सेल्स हमारे खुद क्यों पायरोजन रिलीज कर रहे हैं? उसकी वजह ये होती है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स कौन से फैगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो बॉडी के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो आपने पढ़ लिए मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसके नतीजे में जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन इसको कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है? दूसरा एडवांटेज ये होता है कि दे नॉट ओनली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, यानी एंडोजेनस पायरोजेंस विल नॉट ओनली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर सो दैट दे कैन एक्टिवेट देयर फैगोसाइटिक एक्शन बट दे आल्सो रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो आयरन की कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप हो जाती है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया को 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर तेजी के साथ ग्रो करने के लिए उनको आयरन की जरूरत होती है। ठीक है ना? आयरन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर साइटोक्रोम्स एंड रेस्पिरेटरी प्रोटीन। सो जब ब्लड में उनको आयरन कम मिलेगा और टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो होगी वो डिक्लाइन का शिकार हो जाएगी और इस दौरान फैगोसाइटिक सेल्स और बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसके ऊपर काबू पा लेगा। सो ये जो एक्शन होगा यानी एंडोजेनस पायरोजेंस ये बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा के फैगोसाइटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और साथ साथ आयरन को डिक्रीज कर देंगे। इन दोनों का नतीजा क्या निकलेगा? बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी और फैगोसाइटिक एक्शन विल रिमूव देम फ्रॉम द ब्लड। अपार्ट फ्रॉम दिस हाई टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। जो आपने पढ़ लिया, इंटरफेरेंस जो होती हैं इनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इंटरफेरेंस जो होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन की सूरत में सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं और इंटरफेरेंस विल इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन और वायरल रेप्लिकेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। तो दिस हाई टेम्परेचर आल्सो फेवर्स एज फार एज एलिमिनेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज कंसर्न। और जो दूसरा इसका फायदा होता है हाई टेम्परेचर का, वो कुछ वायरसेस होते हैं जो एनवेलप्ड वायरसेस हैं, तो दे आर हीट सेंसिटिव as compared to non-enveloped viruses. Enveloped viruses are heat sensitive, तो high temperature के ऊपर they become inactivated. So these are the advantages of the endogenous pyrogens। यानी उसका advantage क्या होगा? उसका advantage होगा phagocytic action, उसका advantage होगा reduce rate of bacterial growth due to elimination of iron, they will release interference and they will also inactivate some enveloped viruses। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस। आपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर किलर सेल्स, कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स, इन्फ्लेमेशन और फीवर जो रिस्पॉन्सेज हैं आपने पढ़ लिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।